हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए फिर से एक बार हम अपनी मैथ्स के साथ। और आज हमारे बोर्ड पे टॉपिक लिखा हुआ है बहुपद है। बहुपद की क्लास पिछली बार भी लग चुकी थी, पिछली वीडियो में बहुपद ही पढ़ाया गया था। और आप लोग बहुपद के गुणधर्म से परिचित हो गए होंगे, बहुपद के बारे में काफी कुछ जान चुके होंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरा बैक वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बहुपद से परिचित कराया गया है और बहुपद को आप भली भांति जान सकेंगे। चलिए आइए देखते हैं। अपनी कक्षा 10 की गणित उठा लीजिए और प्रश्नावली 2.2 का है, करेंगे आज हम। तो जैसा कि हम कह रहे हैं, बहुपद हमने पढ़ लिया है और बहुपद के गुणधर्मों के बारे में जान लिया है। बहुपद हमारा कुछ इस प्रकार का था। ये हमारी कक्षा 10 की उसमें द्विघातीय बहुपद है। हमने बहुपद पढ़ा था और बहुपद को प्रकार भी बांटे थे। तो जब घातों के आधार पर हमने प्रकार बांटे थे बहुपद के, तो वो क्या थे? रैखिक, रैखिक और द्विघातीय, त्रिघातीय और आगे 4 घात आए तो चतुर्घातीय हो जाता है। तो ये घातों के आधार पे बहुपद हमारा यहाँ पे बटा हुआ था। हमने पद के आधार पर भी बहुपद को बांटा था, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्पदी। तो यहाँ पे हम कक्षा 10 में आपके द्विघाती बहुपद से संबंधित सवाल करेंगे। और हम रैखिक बहुपद कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। चलिए एक बार देखते हैं। तो आज हमारा रैखिक बहुपद और द्विघाती बहुपद के बीच हम देख लेते हैं। हमारा रैखिक बहुपद कुछ इस प्रकार का होता है और द्विघाती बहुपद इस प्रकार का होता है। यहाँ हम सभी जानते हैं ए, बी, सी ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं, सी अचर है और ए, बी सभी कैसी हैं? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं का मतलब क्या है? ए, बी हमारा कुछ भी हो सकता है। ये बटे में भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और रूट में भी हो सकता है। किंतु जो चर है हमारा पॉलिनोमियल में, जो चर होता है, जो वेरिएबल होता है, उसकी जो पावर होती है, घात होती है, वो कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। 0 से लेकर 1, 2, 3 ये संख्याएं आ सकती हैं। ना ही इनकी पावर धनात्मक होगी, ऋणात्मक नहीं होगी, भिन्न में नहीं होगी और ये चर राशि रूट में नहीं होंगे। तो वो क्या कहलाते हैं? बीजीय व्यंजक हमारे बहुपद कहलाते हैं। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे ये रैखिक बहुपद है हमारा। रैखिक बहुपद में हमारे जो चर की घात होती है वो अधिकतम घात 1 है। तो जहां चर की अधिकतम घात 1 है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। और रैखिक बहुपद में आप जैसा देख रहे हैं कि यहाँ पे चर की अधिकतम घात 1 है। तो प्रश्न आता है 10वीं कक्षा में कि आप रैखिक बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है? तो आप लिख सकते हो कि रैखिक बहुपद की, उस बहुपद की जो रैखिक है उसकी घात जो होती है वो 1 होती है। आप बहुपद की घात से परिचित हो चुके हो। बहुपद की घात क्या चीज है? बहुपद की जो चर राशि की उच्चतम घात होती है वो बहुपद की घात कहलाती है। तो आप बहुपद समझ गए हो, बहुपद की घात समझ लिया है आपने, रैखिक बहुपद समझ लिया है, द्विघातीय बहुपद समझ लिया है, पढ़ लिया है। पदों के आधार पर अगर हम बात करें तो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी आप बहुपद के बारे में जान चुके हैं। अब चलिए आइए हम कुछ बहुपद की विशेषताएं देखते हैं यहाँ पे। तो जैसे रैखिक बहुपद में है, तो अगर यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी पड़े, रैखिक बहुपद में x की वैल्यू निकालनी पड़े तो कितनी आएगी? वो हम बराबर 0 रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बराबर 0 लिया है। क्यों बराबर 0 लिया? क्योंकि हम अब आएंगे शून्यक पे, बहुपद के शून्यक पे आएंगे। तो बहुपद का शून्यक जानने से पहले थोड़ा सा हम बहुपद के गुणांक के बारे में जान लेते हैं। हालांकि हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज फिर से एक बार देख लेते हैं बहुपद का गुणांक क्या होता है। गुणांक नाम से आपको दिख रहा है, इसके शाब्दिक अर्थ निकल सकता है। गुणांक तो मतलब
गुणे का अंक। अगर मैं पूछती यहाँ पे बहुपद का एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, गुणांक जो होता है चर राशि का होता है, गुणे का अंक, जिस चर राशि का गुणांक हम पूछते हैं इसका मतलब है हम उसके गुणे का अंक पूछ रहे हैं जो उसके साथ रखा हुआ है। गुणांक वास्तविक संख्या होती है। गुणांक कैसे होती है? वास्तविक संख्या होती है। अगर गुणांक यहाँ धन में है तो हम धन लेंगे, अगर ऋण में है तो ऋण लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूं, अगर मैं यहाँ, ये आपका एक बहुपद है, त्रिघाती बहुपद दिख रहा है आपको, ये त्रिघाती बहुपद है। तो अगर गुणांक की बात आती है तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो आप क्या बोलोगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? यहाँ पे मैंने पूछा एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक कितना है, तो मतलब मैं क्या पूछ रही हूँ, प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? एक्स स्क्वायर के गुणे का अंक। वो क्या पूछ रहा है? एक्स स्क्वायर के गुणे का अंक पूछ रहा है, जो कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा है, प्लस में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका 2 हुआ। उसी के साथ अगर मैं बोलूं कि एक्स क्यूब का गुणांक क्या होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्स क्यूब के गुणे का अंक क्या होगा? तो गुणे का अंक एक्स क्यूब के क्या होगा? 2। तो यहाँ पे एक्स क्यूब का गुणांक हुआ 2। अगर मैं पूछूं एक्स का गुणांक क्या होगा, तो बहुत सारे बच्चे जवाब देंगे 3, बहुत सारे -3 देंगे, बट बहुत सारे 3 भी देंगे। एक बात आपको समझनी है कि बहुपद जो इसका गुणांक है वो वास्तविक संख्या है और चिन्ह सहित हम लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या है? -3 है, ना कि 3 है। चलिए ठीक है, देखते हैं। अगर यहाँ से हम इसको हटा दें, अब अगर मैं पूछूं एक्स का गुणांक कितना है, एक्स का गुणांक कितना है, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे तो एक्स का कोई गुणे का अंक ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो हम गुणांक कैसे बता सकते हैं? आप गुणे 1 लिख सकते हो, सबको पता है 1 का गुणा होगा वही संख्या रहेगी। तो 1 के साथ हम एक्स के साथ हम गुणे 1 लिख सकते हैं, मतलब एक्स का गुणांक क्या हुआ? 1 नहीं, 1 नहीं, इसका गुणांक क्या होगा? हमने बताया है अभी आपको, माइनस सहित लेंगे। तो एक्स का गुणांक क्या हुआ? -1 हुआ। तो यहाँ पे आप गुणांक अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। गुणांक का अर्थ है गुणे का अंक। इसके बाद चलिए देखते हैं हम गुणांक के बाद बात आती है शून्यक की। शून्यक की, शून्यक क्या चीज है? शून्यक वह वास्तविक संख्या है, ध्यान से सुनिएगा, आप अपनी कॉपी ले लीजिए, आप उस पर लिख भी सकते हैं। शून्यक वह वास्तविक संख्या है जो बहुपद में चर के स्थान पर रखने पर उस बहुपद को 0 कर देती है, या चर राशि का वह मान, चर राशि, ध्यान से समझिएगा, चर राशि का वह मान जो बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर, जो बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर, बहुपद को क्या कर दे? शून्य कर दे, बहुपद को शून्य कर दे, शून्य कर दे। वो क्या होगी? वह उसका शून्यक होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई बहुपद, आपने देखा होगा बहुपद को हम पी से नोट करते थे, अगर हमने पी एक्स लिखा है मतलब ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो आपका बहुपद है वो किसके लिए है? एक्स चर राशि के लिए है। तो यहाँ पे ये कुछ भी हो सकता है, 2x² प्लस आप यहाँ पे ले लीजिए 8x ले लीजिए, प्लस 6 ले लीजिए। अब यहाँ पे जो हम देख रहे हैं हमने कि हमारा ये बहुपद एक्स राशि के लिए है, एक्स चर राशि के लिए है, तो शून्य क्या होगा? शून्य एक्स की वह वैल्यू होगी, शून्य एक्स का वह वास्तविक मान
होगा, वास्तविक संख्या होगी जो यहाँ और यहाँ अगर हम प्रतिस्थापित कर दें तो ये पूरा बहुपद हमारा कितना आ जाए, शून्य आ जाए। कितना आ जाए, शून्य आ जाए। तो शून्य क्या हुआ आपका, गुणांक आप समझ गए थे। शून्य क्या हुआ, शून्य बहुपद में चर राशि का वह मान जो बहुपद में चर राशि पर प्रतिस्थापित करने पर उस बहुपद को शून्य बना देता है। वो क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। x की वैल्यू भी कहलाती है, वही x का मान भी कहलाता है वो, और x का वो मान जो हम बहुपद में रख दें तो बहुपद शून्य हो जाए, तो वो हमारा शून्य कहलाता है। तो शून्य का अगर आप समझ गए हो, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे बराबर 0 रख के, और x के 2 मान हमको मिल जाएंगे, जिसके यहाँ पे प्रतिस्थापित करने पर ये पूरा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो वो बहुपद का शून्यक होता है। बहुपद का शून्यक क्या हुआ, बहुपद का शून्यक वह मान है जो बहुपद पे प्रतिस्थापित करने पर बहुपद को शून्य बना देता है। चलिए ठीक है, आपको शून्यक समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा शून्यक से जुड़ी हुई कुछ बातें यहाँ पे मैं बता दूं आपको। शून्य, जब हम इसका शून्यक निकालेंगे, रैखिक समीकरण का रैखिक बहुपद का हम शून्यक निकालेंगे, तो सबसे पहले अगर शून्यक निकालना है तो बराबर 0 रखना पड़ेगा हमें। अब हम x की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं, कितनी होगी, b इस आ जाएगा, कितना हो जाएगा, -b हो जाएगा, a में हो जाएगा। तो किसी रैखिक समीकरण का जो शून्यक होता है, किसी रैखिक बहुपद का जो शून्यक होता है वो क्या होता है, x बराबर -b/a। जब रैखिक बहुपद आपका ax + b के रूप में हो तो क्या होगा, यहाँ x का मान आपका -b/a। अब बात आती है आपके द्विघातीय बहुपद की। आपके 10वीं में द्विघातीय बहुपद है, कई विधियों से हम इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे, सर्वसमीकाओं के उपयोग से भी हम यहाँ पे x की वैल्यू मिल सकती है हमें। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे x का गुणनखंड, इसका बहुपद का हमको गुणनखंड करना पड़ेगा, और गुणनखंड के बाद हमको x के 2 मान मिलेंगे। गुणनखंड करने के बाद क्या मिलेगा, x की 2 वैल्यूज मिलेंगी। इसका मतलब इसके 2 शून्यक होंगे, 2 ऐसे मान होंगे x के जो द्विघाती बहुपद पे हमें रखने पर, प्रतिस्थापित करने पर इसका मान 0 कर देते हैं। तो आप घातों के आधार पर उनके शून्यक बता सकते हैं। जैसे अगर रैखिक बहुपद है हमारा तो शून्यक कितने मिलेंगे, 1 शून्यक मिलेगा। अगर हमारा द्विघाती बहुपद है तो हमें 2 शून्यक मिलेंगे, एक को हम अल्फा मानते हैं और दूसरे को बीटा मानते हैं। अगर हमारा त्रिघाती बहुपद है, त्रिघाती बहुपद को कैसे नोट करते हैं, ax³ ले लीजिए +bx² +cx+d ले लीजिए आप यहाँ पे। अगर ये हमारा त्रिघाती बहुपद है तो हमें 3 मिलेंगे शून्यक। इसके x की कितनी वैल्यू आएंगी, 3 वैल्यूज आएंगी यहाँ पे, अल्फा, बीटा और गामा। तो हम देखते हैं कि घातों के आधार पर हम उसके शून्यक की संख्या बता सकते हैं। कभी कभी द्विघाती बहुपद में शून्यक दोनों एक जैसे शून्यक आ जाते हैं, वही मान दोनों में आ जाता है, अल्फा भी उतना ही होता है, बीटा भी उतना ही होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि घातों के आधार पर हम शून्यक की संख्या बता सकते हैं। यहाँ रैखिक बहुपद था चूंकि, तो ये हमारे शून्यक 1 शून्यक मिला। यहाँ पे हमारा 2 शून्यक आएगा, कौन कौन सा, अल्फा और बीटा मिला। यहाँ पे हमारा त्रिघाती बहुपद है तो 3 शून्यक आया, अल्फा, बीटा, गामा। इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, इसके गुणनखंड a माइनस अल्फा और a माइनस बीटा हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी, a नहीं, x लिखिए यहाँ पे आप, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, 2 इसके गुणनखंड प्राप्त होंगे हमको यहाँ पे। और दोनों गुणनखंड प्राप्त होने पर एक बार हमारा x बराबर अल्फा मिल जाएगा और एक बार यहाँ पे हमें x बराबर बीटा मिल जाएगा। ऐसे यहाँ पे 3 प्राप्त होंगे, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। x के 3 वैल्यू प्राप्त होंगे, x इक्वल टू अल्फा, x इक्वल टू बीटा एंड x इक्वल टू गामा मिलेगा। चलिए, इसके बाद आपने गुणांक देख लिया, शून्यक देख लिया,
कितने शून्य आ सकते हैं वो भी देखा। और अगर हम नॉर्मल शब्दों में समझे तो शून्य x का मान है, x का वह मान जो बहुपद को शून्य का देता है, बराबर शून्य रखने पे आ जाता है। तो चूंकि आपका द्विघातीय बहुपद चल रहा है तो यहाँ हम गुणनखंड की सहायता से शून्य ज्ञात करेंगे। 2.2 प्रश्नावली में आपका जो पहला सवाल है वो कह रहा है कि निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य तो आप गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हैं, हम देखेंगे। और उसके बाद वो कह रहा है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। क्या कह रहा है वो? शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। संबंध के सत्यता की जांच कीजिए आप की जांच तो आप करें, यही बोल रहा है। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि प्रश्न बोल क्या रहा है। आप एक बार फिर से इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा। शून्यकों और गुणांकों के, शून्य क्या हुए आपके, चूंकि द्विघात बहुपद आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो शून्य का आपके अल्फा और बीटा जो हम मान के चले थे, तो इसके दो शून्य हुए अल्फा और बीटा। तो वो कह रहा है कि अल्फा और बीटा मतलब शून्य क्या हुए यहाँ पे अल्फा और बीटा, और गुणांक क्या हुए ए बी और सी भी ले लेते हैं। तो वो कह रहा है कि अल्फा बीटा और ए बी सी के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें संबंध पता होना चाहिए कि इनके बीच संबंध है क्या, मतलब आपका अल्फा और बीटा और इनका ए बी सी, इनका संबंध है क्या चीज। तो इनका संबंध, चलिए ये देखते हैं हम क्या संबंध निकाल सकते हैं इसमें हम। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे। हमारा ये जो है ये आपका हमने ले लिया है, यहाँ पे एक द्विघातीय बहुपद ले लिया है। द्विघाती बहुपद में सबसे पहले तो हम चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। हमको अल्फा और बीटा हमने देखा था यहाँ पे कि इसके दो गुणनखंड मिले थे हमको, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि अल्फा और बीटा हमारा शून्यक है, तो x बराबर एक बार अल्फा मिलेगा हमें, x बराबर एक बार बीटा मिलेगा। चूंकि इसका गुणनखंड इस तरह प्रकार होगा तभी हमें अल्फा और बीटा प्राप्त होगा। तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। इसका हमने गुणनखंड किया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का हमने गुणनखंड कर दिया। चलिए ये गुणनखंड किया, गुणनखंड करने पे कुछ ऐसा मिलेगा हमें, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा k। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हल करते हैं। आप देखिए कि बाहर ही रहेगा, अंदर हम इसको और इसका गुणा कर लेते हैं। तो x का गुणा x के साथ हुआ, कितना आया x स्क्वायर। x का गुणा माइनस बीटा के साथ हुआ तो कितना आ गया x बीटा आ गया। फिर माइनस अल्फा का गुणा यहाँ पे हुआ तो कितना आया, यहाँ पे माइनस आपका यहाँ पे आ गया माइनस x अल्फा आ गया, और यहाँ पे हुआ तो माइनस अल्फा इंटू बीटा आ गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे इतना आपको बन जाएगा। हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने इसको गुणनखंड के रूप में लिख के, जब हम अल्फा मान के चल रहे हैं कि इसके शून्य जो है, शून्य क्या है इनके जीरोस, शून्य इनके अल्फा और बीटा है। तो जब अल्फा और बीटा होंगे तो कुछ इस प्रकार का रहा होगा गुणनखंड इनका। तो बस इसको हमने गुणनखंड के रूप में इधर लिख दिया। अब इसको हमने ब्रैकेट खोल दिया है अंदर। आप देखिए कुछ ऐसा मिलता है कि इसको देखिए एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हम x माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, आपका माइनस एक्स कॉमन आ गया, अंदर आ गया आपका अल्फा प्लस बीटा आ गया, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा पहले से है। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हम k का अंदर आप गुणा कर दीजिए। समझ में आ रहा है आपको, हमने अंदर पहले ब्रैकेट खोला, ये आया, अब हम k का अंदर गुणा कर रहे हैं। चलिए करके देखते हैं। k का इसमें हुआ k एक्स स्क्वायर हो गया, फिर
के का यहाँ पे हुआ तो ये क्या हो जाएगा, के अल्फा प्लस बीटा एक्स, ये एक्स है आपका यहाँ पे, फिर यहाँ पे हुआ तो के अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब अगर हम इसकी इस बहुपद से तुलना करें, अगर हम इसकी इस बहुपद से तुलना करें तो कुछ उसी प्रकार लिखा हुआ है, ax स्क्वायर बी एक्स, तो बी एक्स और c, तो यहाँ पे c आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो हम a इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखा है, के एक्स स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर मतलब a की जगह पे क्या चीज है, k है, तो a इक्वल टू के लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख दीजिए तुलना करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, आपने तुलना की तो a की जगह आपको k दिखा, b की जगह क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको, b की जगह हमारा k अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है, माइनस, ये माइनस साथ में लेके चलेंगे, माइनस k अल्फा इंटू बीटा दिख रहा है आपको, अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है आपको। फिर c की बात आती है तो c में क्या दिख रहा है हमारा c में आया है अल्फा के अल्फा इंटू बीटा आया है हमारा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस ही होगा, माइनस और माइनस थोड़ा सा मिस्टेक हुई थी, आप इसको सुधार लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ना आया हमारा। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमने देखा a बराबर k आ गया, b बराबर इतना आ गया, c बराबर इतना। अब यहाँ से हम गुणांकों के बीच संबंध निकाल सकते हैं। हमको क्या करना था, शून्य और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना था। तो शून्यक भी है यहाँ पे और गुणांक भी है, शून्यक भी है और गुणांक भी है, तो हम यहाँ शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे चूंकि हमारा b बराबर कितना है, माइनस के अल्फा प्लस बीटा, माइनस के को आप नीचे ला दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया हमारा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आया, माइनस बी, और के की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, के किसके इक्वल है, के ए के इक्वल है, तो हम के की जगह पे लिख दिए ए। तो देखिए यहाँ पे हमारा गुणांक और इसका शून्य का संबंध, एक संबंध यहाँ पे निकल आया कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। चलिए अब हम c बराबर लिख के देखते हैं, c बराबर के अल्फा इंटू बीटा था, तो अल्फा इंटू बीटा बस को हम अपने पास रख के के को नीचे जाने दीजिए आप, c अपॉन के हो जाएगा और के इक्वल है, तो हम अल्फा इंटू बीटा बराबर आ गया c अपॉन ए। तो यहां से हमको मिल गया शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध। तो शून्यक और गुणांकों का संबंध क्या होता है, अगर शून्यकों का हम योग करें तो वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और अगर शून्यकों का हम इंटू करें, गुणा करें, तो वो होता है हमारा c अपॉन ए। तो चलिए हमको क्या मिला, थोड़ा क्लियर करके देखते हैं। ये आप अपनी कॉपी पे एक बार लिख लीजिएगा, नहीं होगा तो रिवर्स करके देख के लिख लीजिएगा। अब चलिए हमको मिला क्या, हम देखते हैं। हमें मिला कि जो शून्यकों का योगफल है, शून्यकों का जो योगफल आ रहा है वो क्या है, माइनस बी अपॉन ए। और ये बी है क्या चीज, बी क्या चीज है, ये बी है हमारा एक्स का गुणांक एंड ये हमारा ए क्या चीज है, ए है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे आप देखिए एक संबंध हमको मिल रहा है कि शून्यकों का जो योगफल होता है वो क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ से एक संबंध ये मिला। दूसरा संबंध हमको है अल्फा इंटू बीटा का। अगर हम दोनों शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें तो वो क्या आता है हमारा, वो क्या मिला हमको, c अपॉन ए। और c क्या चीज है, अचर है, आपका अचर है, और a क्या चीज है, एक्स स्क्वायर का
गुणांक। तो आपने देखा यहाँ पे कैसे हमें शून्यकों के संबंधों का पता चला, शून्यक और गुणांक के संबंध का पता चला। तो इसका ये हम देख लिए। अब इसका उपयोग कहाँ पे है, हमें उपयोग कहाँ करना है हमें। तो जैसा कि आपको कभी कभी मान लीजिए कोई बहुपद दिया है और कह रहा है कि इनके शून्यकों के योगफल ज्ञात कीजिए और गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो आप बिना गुणनखंड किए हुए आपको गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे कोई एक ले लीजिए आप, x² + 7x + 10 ले लिया हमने, एक ये बहुपद ले लिया है, देख लेते हैं हम। तो अगर हमें शून्यक निकालने को कहेगा तो द्विघाती बहुपद का शून्यक हम कैसे निकालेंगे। द्विघाती बहुपद का शून्यक हम गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हैं, सर्वसमीकाओं के उपयोग से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम गुणनखंड लगाएंगे और गुणनखंड के लिए क्या करना पड़ता है, हमें मध्य भाग को दो भागों में डिवाइड करना पड़ता है। तो गुणनखंड आप पढ़ चुके होंगे, पर मेरे साथ एक बार यहाँ देख लीजिए। अभी आप देख रहे हैं हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। 3 स्टेप्स में हम कॉमन नहीं ले सकते हैं, इसको गुणनखंड के रूप का नहीं तोड़ सकते हैं, हमको 4 स्टेप चाहिए। तो 4 पद लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम मध्य जो बीच वाला पद है उसको 2 पकड़ लेते हैं। मध्य पद को अगर हम 2 कर लेंगे तो फिर 1 2 3 4 4 पद हमारे पास आ जाएंगे। तो मध्य पद में जो इसका गुणांक है, ये a होगा यहाँ पे गुणांक, यहाँ b मान के चलते हैं, c मान के चलते हैं। तो ये जो b होगा, तो b को हमको 2 भागों में हम डिवाइड कर लेते हैं। पर वो 2 भाग कैसे होने चाहिए, वो 2 भाग गुणा करने पे उनका a × c आना चाहिए, a × c आना चाहिए। तो a कितना है आपका यहाँ पे 1 और c कितना है 10। मतलब b को 2 पार्ट्स में तोड़े तो उनका जो गुणा है वो कितना आना चाहिए, यहाँ पे 10 मिलना चाहिए हमें। जो b को 2 पार्ट्स में तोड़ेंगे तो गुणा हमको कितना मिलना चाहिए, a × c, मतलब 10 एकम 10 हमको मिलना चाहिए। और जोड़ने पे तो b ही आना चाहिए, उतना बीच में आना ही चाहिए। तो चलिए हम देख लेते हैं, यहाँ पे आप 10 है, यहाँ पे 10 का गुणनखंड करके देखते हैं। 2 पंच 10, यहाँ पे हमको 2 गुणनखंड मिले, 5 और 2। तो जोड़े अगर तो हमें 7 मिल रहा है और गुणा करने पे हमें 10 मिल रहा है। तो इसका हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसको आप गुणनखंड करके देख लीजिएगा, x², और इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 और 5 में। तो एक बार हम लिखते हैं 2x और एक बार लिखते हैं हम 5x + 10। ठीक है, यहाँ पे अब हमारे 4 पार्ट्स हो गए हैं, तो हम दो पार्ट्स करके इनका गुणनखंड निकाल सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ पे x दोनों में है, हम x बाहर कर लेंगे, अंदर आएगा हमारा x, यहाँ पे एक x बचेगा अभी, और यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या कॉमन है, यहाँ 5 है और यहाँ ये 5 दूनी 10 लिख सकते हैं। तो 5 हमारा बाहर आ गया, यहाँ पे आया हमारा x और यहाँ पे प्लस, और यहाँ से 5 गया तो क्या बचा बच्चों, 2। तो x + 2 आपको दोनों तरफ कॉमन दिख रहा है, ये लीजिए, और x + 5 इधर आ गया। अब 2 गुणनखंड हमारे टूट गए, किस रूप में, जो हमने यहाँ पे दिखाया था, x + α और x + बीटा के रूप में आ गया ये हमारा। अब 2 गुणनखंड हो गए तो अल्फा बीटा हम निकाल सकते हैं। एक बार x = कितना आ जाएगा, अब आप x + 2 = रख दीजिए 0। क्यों, क्योंकि हमको शून्य ज्ञात करना है, और शून्य क्या होते हैं, शून्य उस बहुपद को शून्य बना देता है। तो बराबर शून्य हम इसको लेके चलते हैं, हम बराबर शून्य। तो x + 2, तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा, और यहाँ पे x + 5 = 0, तो x = क्या हो जाएगा, -5। तो आपने देखा यहाँ पे 2 शून्य मिले हैं हमें, मतलब हमें अल्फा और बीटा ज्ञात किया। अब हमने कहा कि आप इनके शून्य ज्ञात कीजिए, चलिए हमने शून्य ज्ञात कर लिए। उसके बाद कहते हैं शून्यक और गुणांक के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। तो
संबंध की सत्यता की जांच तो हो जाएगी, पर इसके पहले इन संबंधों का उपयोग कहाँ होता है हम ये देख सकते हैं। यहाँ से हमने यहाँ शून्य ज्ञात किया है, अल्फा बराबर -2 आया है, बीटा बराबर -5 आया है। लेकिन अगर हमको कहता कि शून्यकों का योगफल कितना आ जाएगा, शून्यकों का अल्फा और बीटा का, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा है -2 और बीटा है -5, तो इनका हो गया -7 आ गया। और अगर हम अल्फा इंटू बीटा निकालें तो कितना आएगा, 5 दूनी 10। तो यहाँ पे तो हमने शून्य ज्ञात किया, फिर हमने इनका योगफल और गुणनफल निकाला। लेकिन कभी कभी हमको शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालने को बोलता है और हमको शून्य ज्ञात करने को नहीं कहता, सिर्फ कहता है कि आप निम्न बहुपद के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तब हमको इस संबंध की आवश्यकता जरूरत महसूस होती है। और कैसे उपयोग करते हैं, मान लिया हमने इनका शून्य नहीं ज्ञात किया है, अब हमारे पास ये आपका बहुपद दिया हुआ है x² + 7x + 10। अब कह रहा है कि इसके शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। हम बिना शून्यक निकाले योगफल निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, -b/a। -b कितना है, -7, a कितना है 1, तो कितना आ गया आपका -7 आ गया। और अल्फा इंटू बीटा भी निकाल सकते हैं बिना शून्य ज्ञात किए। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। तो c कितना आया है हमारा, वहां पे है 10 है, a कितना है 1 है, तो कितना आ गया अल्फा इंटू बीटा आपका 10 आ गया। तो आपने देखा यहाँ पे हमने शून्य ज्ञात किया था, तब हमें योगफल और गुणनफल प्राप्त हुआ था ऋण 7 और 10। और यहाँ पे हमारा बिना शून्य ज्ञात किए हमने इन संबंधों की सहायता से, देखिए बहुत 2 लाइन में हमने इनका अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ज्ञात कर लिया। तो शून्यकों के और गुणांकों के संबंध की आवश्यकता और जरूरत हमको यही पे महसूस होती है कि जब हमको गुणांक शून्य नहीं ज्ञात करते हैं और डायरेक्ट हम इनके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ज्ञात कर सकते हैं। तो जो आपकी 10वीं में 2.2 प्रश्नावली है, उसका पहला प्रश्न यही है कि निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य का आप इससे गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लेंगे और कुछ में सर्वसमीकाएं लगेंगी तो वो कर सकते हैं। और उसके बाद कहता है कि शून्यकों और गुणांकों के संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। तो शून्यकों के और गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच भी हो जाती है। अल्फा प्लस बीटा करने पे ऋण 7 आया है और -b/a पे भी ऋण 7 आया है, c/a पे भी 10 आया है, अल्फा इंटू बीटा करने पे 10 आया है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका कि आपको अल्फा प्लस बीटा दिया रहेगा और अल्फा इंटू बीटा दिया रहेगा और आपको बहुपद ज्ञात करना होगा। तो ये पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में। और आज के लिए इतना ही, इसको आप दोहरा लीजिएगा। आपको इस वीडियो में, इस हमारे क्लास में आपको शून्य पता चले, गुणांक पता चल गए, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद की घातों की संख्या से शून्यकों की संख्या निकालना पता चल गया है और शून्य और गुणांक के बीच संबंध भी आप जान गए हैं और सत्यता की जांच भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये अब आपको भूलना नहीं चाहिए कि मतलब शून्यकों के गुणांकों, शून्यक और गुणांकों के बीच क्या संबंध है और इसकी सत्यता की जांच हम किस तरह कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, आज की क्लास के लिए इतना ही। इसको 2-3 बार देखिएगा तो आपका रिपीट होता जाएगा और ये चीज दिमाग में एकदम से बहुत अच्छे से फिट हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से बहुपद आपको भूलेगा नहीं और अच्छे से करिए, इसको ध्यान से देखिए।